हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल बिलियन माइंड एजुकेशन। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिलियन माइंड एजुकेशन पर। इस वीडियो के तहत हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की, जो कि आप ले सकते हैं यूपी पुलिस, बिहार पुलिस या स्टेट एग्ज़ाम, जहां भी आप हिंदी वर्णमाला पूछा जाता है उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, इस क्लास के लेने के बाद हिंदी वर्णमाला से आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी वर्णमाला क्या है। वर्णमाला वर्णमाला की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, भाषा के बारे में। भाषा के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। और ध्वनि से बड़ी होती है वर्ण। वर्ण के बाद आता है शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद आता है वाक्य। मतलब यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण होती है। देखिए यहाँ पे लिखित, लिखित पूछे तो वर्ण, वर्ण एक अखंडनीय इकाई है। पूछे भाषा की जो है लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है तो शब्द है। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई आपसे पूछता है तो वाक्य है। इस लाइन से आपसे स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब पूछे शब्द से छोटा वर्ण, वर्ण से छोटी ध्वनि। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विच्छेद क्या है? कभी कभी शब्दकोश के क्रम में लगाने के लिए कह दिया जाता, तो उसके बारे में वर्ण विच्छेद के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कृतघ्न है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझने पहले र के बारे में समझ लेते हैं कि र क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो र होता है ये दो प्रकार का होता है, एक पदेन र और एक रैफ र। पदेन र में एक पाई सहित होता है और एक पाई रहित होता है। पाई सहित का मतलब जैसे इस प्रकार का कहीं एग्जाम्पल लिखा हो क्रमांक, और पाई रहित में इस प्रकार ट्रम्प, और रैफ वाले में कहीं आशीर्वाद टाइप का लिखा हो। तो इस प्रकार से ये रा होते हैं। अब जहाँ भी ये रा आता है क्रमांक वाला, यहाँ पे जो पहले आएगा मतलब व्यंजन, व्यंजन में ये रा लगे होते हैं, तो वो पहला अक्षर अधूरा होगा और ये जो बाद में आएगा मतलब रा वो पूर्ण होगा। इसी प्रकार यहाँ भी जो पहले आगे आएगा वो अधूरा जैसे, और जो र आएगा यहाँ पे बाद में वो पूर्ण। जैसे अगर हम क्रमांक ये पढ़ते हैं क्रमांक, तो पहले का पढ़ रहे हैं ना का, उसके बाद र पढ़ते हैं, तो मतलब का आधा होगा, र पूरा होगा। र का पूरा होने का मतलब कि उसमें से हम जो है स्वर चिन्ह को हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कृतघ्न, अब कृतघ्न में आधा का प्लस री है क्योंकि ये चिन्ह री का है। उसके बाद त देखते हैं, त प्लस आ, आधा घा है, न में हम स्वर चिन्ह हटा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आशीर्वाद देखते हैं, क्या है? आशीर्वाद है। ठीक है, आशीर्वाद में हम देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा आ है, इसको ऐसे रहते चूँकि स्वर है, और यहाँ पे सा को अलग करेंगे, आधा कर देंगे, और यहाँ पे बड़ी ई स्वर को अलग कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद र है, र यहाँ पे आधा है लेकिन हम पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आधा र हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है वा को आधा करेंगे और यहाँ पे आ लगा देंगे क्योंकि वहाँ यहाँ पे वा जो है हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद द प्लस आ। तो इस प्रकार से शब्दकोश के क्रम में जो है हम वर्णों को अलग अलग कर सकते हैं। चाहे आप पृथ्वी का देख सकते हैं, रुद्र का देख सकते हैं, उज्ज्वल का देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जहाँ पे आपको दो व्यंजन इस प्रकार से मिल जाएं, जैसे हक्का बक्का, दिल्ली बिल्ली, मतलब एक सब सेम शब्द हो और वो दो बार लगातार आ जाए तो उसे हम द्वित्व व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णमाला के बारे में, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ तो आपको बताना है शब्दकोश से। कहाँ से हुआ है? शब्दकोश से। व्याकरण, अगर हम बात करें कि इसकी परिभाषा देखने वाले वर्णमाला की जो परिभाषा दिए हैं, ये व्याकरणाचार्य हैं। परिभाषा देने वाले व्याकरणाचार्य कौन है? तो गुरु कामता प्रसाद है। कौन है? गुरु कामता प्रसाद। अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला के प्रकार। तो यहाँ हमने वर्णमाला को दो प्रकार से बांटा है, एक तो स्वर के आधार पर, एक व्यंजन के आधार पर। स्वर के आधार पर चूँकि आप जानते हैं कि स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। यदि कुल संख्या की बात करें तो वो 13 हो जाती है।
यहाँ पे व्यंजन की बात करते हैं, ये प्रतंत्र होते हैं। प्रतंत्र का यहाँ से मतलब है कि स्वर की सहायता से बुलाए जाते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, लेकिन यदि कुल संख्या की बात हो तो यहाँ पे जो कुल संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 39। कितनी हो जाती है? 39। 33 तो ये हो गए। दो होते हैं उच्छिप्त, ढा ढा जिन्हें कहते हैं आप, और ये उच्छिप्त हो गए। और यहाँ पे संयुक्त अक्षर व्यंजन जो है, संयुक्त अक्षर जो व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 39 हो जाते हैं। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, सरा, चल। इसमें हम आगे चल के इनके बारे में भी देखेंगे। अब बात आती है अनुस्वार और विसर्ग की। अब हम बात करेंगे अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब जिस पे अन्न की बिंदी आती है इस प्रकार से, और ये विसर्ग है आहा, जिन्हें अयोग्य वाह कहते हैं। देखिए जो ये दो होते हैं अन्न और आहा, ये अगर पूछा जाए दर्जा किसका देते हैं तो व्यंजन का दर्जा हो देते हैं, क्योंकि आपने कहीं नहीं देखा होगा कि ये स्वर के पीछे कहीं लगे हों। और पूछा जाए गणना किसके साथ कराते हैं तो इनकी काउंटिंग आप जानते हैं कि हम किनके साथ करते हैं, तो स्वर के साथ इसकी काउंटिंग करते हैं। अच्छा, अयोग्य वाह इनको कहा किसने है? तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। किसे कहा? किसने कहा है? किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। और किशोरीदास वाजपेयी को हम बात करें तो अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंदी शब्दानुशासन, में इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर होते हैं आ से लेके ओ तक, ठीक है। ये मूल स्वर नहीं कहेंगे हम इनको, इनको स्वर की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन कुल स्वर पूछा जाता है तो अन्न आहा को भी हम शामिल कर लेते हैं। अगर मूल स्वर या हर्ष स्वर या लघु स्वर की बात करता है तो आ, ई, उ और कभी कभी आपको री भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। किसके बारे में? दीर्घ स्वर के बारे में। वह स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ठीक है। इनको दीर्घ स्वर की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दीर्घ स्वर में आपको केवल 4 देखने को मिलेंगे, जिन्हें आपको ए, आए, ओ, आओ कहते हैं। ए, आए, ओ, आओ, क्योंकि ये जो है आगे वाले ये सजातीय स्वर हैं और ये विजातीय स्वर भी इनको कह दिया जाता है। विजातीय का मतलब अलग अलग जाति से मिलकर बने हुए, जैसे आ प्लस ई से ये अलग अलग हो गया, आ प्लस ए से ये भी अलग अलग हो गया, और इनको हम सजातीय कह देते हैं। तो आपसे पूछा जाए सजातीय कितने हैं तो सजातीय 3 हैं, और विजातीय पूछा जाए तो कितने हैं? 4 है, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। अलग अलग जाति से मिलकर बनने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए, आए, ओ, आओ, इनको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। अब ए किससे बनता है? आ प्लस ई से। आए किससे बनता है? आ प्लस ए से। ओ किससे बनता है? आ प्लस ऊ से। आओ किससे बनता है? आ प्लस ओ से। अब इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन के बारे में देखते हैं। व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाए तो हमने बताया कि कितने होते हैं? 33। अब बात करते हैं वर्ग स्पर्शी क्या होते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में जीवा का विभिन्न भागों में स्पर्श करना ही वर्ग स्पर्शी के अंतर्गत है। इनकी संख्या पूछी जाए तो ये 25 हो जाती है। वर्ग स्पर्शी की संख्या कितनी हो जाती है? 25। लेकिन गुरु कामता प्रसाद के अनुसार पूछा जाए तो ये कितने हो जाते हैं? 27। क्यों 27 हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने ड और ढ जो द्विगुण उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, इनको भी शामिल कर लिया गया है। अब पूछा जाए आपसे वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग में कितने आते हैं? 5 आते हैं। क से लेके अंगा तक ये क वर्ग में आते हैं, और च से लेकर इया तक ये च वर्ग में आते हैं, और ट वर्ग में ट से अड़ा तक, त वर्ग में त से न तक, और प वर्ग में प से लेके म तक। लेकिन इस क वाले वर्ग को हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। च वाले वर्ग को तालव्य कहते हैं, और ट वाले वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, और त वाले वर्ग को दंत कहते हैं, प वाले वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। और ये जो वर्ग है इनके जो लास्ट वाले ग्रुप है ये अंगा से लेके म तक, इनको हम क्या कहते हैं? तो नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंतःस्था के बारे में।
व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य स्थित होते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि व्यंजन और स्वर के ठीक मध्य में स्थित वर्णों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अंतःस्था कहते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण अंतःकरण से होता है अंतःस्था कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, या, र, ल, वा। अब या वा को हम अर्धस्वर भी कह देते हैं, र को प्रकंपित या लुंठित भी कह सकते हैं, और ल को पार्श्विक भी कह देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है ऊष्म संघर्षी। आगे क्या है, ऊष्म संघर्षी के बारे में। ऊष्म संघर्षी का मतलब वर्णों के उच्चारण में वायु का गर्म निकलना क्या कहलाता है, ऊष्म संघर्षी कहलाता है। इनके जो वर्ण है ये सा, खा, सा है। क्या है, सा, खा, सा, हा। और हा को क्या कहते हैं, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। मात्रा की बात करते हैं कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। अब आपने मात्रा कई प्रकार के देखे होंगे कि लघु मात्रा होती है, दीर्घ मात्रा होती है और प्लुप्त मात्रा होती है। दीर्घ मात्रा आ, ई, उ, री में आपको देखने को मिलता है। दीर्घ मात्रा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आय में देखने को इस प्रकार से मिलता है, ये है लघु मात्रा। और प्लुप्त स्वर जहाँ के अब त्रिमात्रिक का प्रयोग, जैसे यहाँ पे ओम इस प्रकार से लिखा मिल जाए तो यहाँ त्रिमात्रिक का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठ के आधार पर स्वर के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार हैं, एक वृत्तमुखी और एक आवृत्तमुखी। आप इनको वृत्ताकार भी और आवृत्ताकार भी कह सकते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का गोल होना क्या कहलाता है, वृत्तमुखी। आपसे पूछा जाए कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं, एक तो वृत्ताकार, एक आवृत्ताकार, या वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी भी कह सकते हैं। जब आपका मुख, आपका होस्ट जो है बोलते समय गोल हो जाए तो उनको हम वृत्तमुखी के अंतर्गत रखते हैं, और शेष इसके अलावा जो है उनको आवृत्तमुखी के अंतर्गत, जैसे ऊ, ओ, औ, इनको बोलेंगे तो आपका ओष्ठ जो है वो गोल हो जाता है, तो इनको जो है हम वृत्तमुखी के अंतर्गत रखते हैं, बाकी शेष को जो है आवृत्ताकार के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के जो है तीन प्रकार हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे बढ़ना ही क्या कहलाता है, अग्रस्वर। अग्रस्वर में हम ई, री, ए, आय को रखते हैं। उसके बाद मध्य स्वर में आ को रखते हैं और शेष को हम पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं, ओ, आओ, बड़ा आ, ऊ और बड़ा ऊ। इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, अग्र स्वर में किसको रखते हैं, ई, री, ए, आई, और मध्य स्वर में किसको रखते हैं, आ को। अब इसके बाद हम चलते हैं मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार, एक वृत्तमुखी, एक विवृत, एक अर्धविवृत, एक समवृत, एक अर्धसमवृत। विवृत मतलब कि आपका मुख पूरा खुला हुआ हो, अर्धविवृत मतलब आधा खिला हुआ हो, और समवृत का मतलब बंद, और यहाँ पे अर्धसमवृत का मतलब आधा बंद। तो स्वरों के उच्चारण जो मुख का पूरा खुलना उसके अंतर्गत कौन रखा गया, बड़ा आ। आप जब बड़ा आ बोलते हैं तो आपका पूरा मुख खुल जाता है, और इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, विवृत के अंतर्गत। उसके बाद अर्धविवृत आता है, आ इसका छोटा भाई, और आए और आओ। तो आप याद कर सकते हैं अर्धविवृत के अंदर इसका छोटा भाई रखा है और दो बड़े वाले लोग आए और आओ। इसी प्रकार इसके दो छोटे लोग आप याद कर सकते हैं अर्धसमवृत के अंतर्गत। जब इसको याद कर लिए तो ये तो अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, समवृत में ई, ऊ और री। अब हम पढ़ेंगे घोषत्व के आधार पर, मतलब घोष के आधार पर दो प्रकार के होते हैं जिन्हें आप सघोष और अघोष की संज्ञा देते हैं। घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। घोष का क्या अर्थ होता है, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अब यहाँ पे दो भागों में बांटा गया, एक अघोष एक सघोष। कितने भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। अघोष में क्या क्या आते हैं, जब स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन ना हो तो उसे अघोष कहते हैं, और जब कंपन होता है तो उसे घोष या सघोष कहते हैं। याद रखना कि घोष और सघोष पूछा जाए तो एक ही बात है ये। उसके बाद अघोष में कौन आते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला। प्रत्येक वर्ग का यहाँ पे पहला मतलब है कि का, चा, टा, ता, पा। ठीक है, ये जो है पहले वर्ग हो गए। और उसके बाद खा जो सेकंड वर्ग है उसको हम दूसरा वर्ग यहाँ पे रखेंगे, और इसके साथ सा, खा, सा मतलब पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और उसके बाद सा, खा, सा जो है ये अघोष की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी प्रकार से
सघोष के अंतर्गत तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग और यहाँ पे प्लस हा और इसके बाद अंतःस्था और सभी स्वर, ये जो हैं सघोष या घोष के अंतर्गत रखे जाते हैं। जब आप अघोष को याद कर लेंगे कि पहला और दूसरा वर्ष और सा और खा, सा खा सा, इसको अघोष के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व, जब प्राण का अर्थ है हवा से है यहाँ पे, ठीक है। जब आपको बोलते समय हवा कम या ज़्यादा निकले तो उस कैटेगरी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब होता है कि कम वायु निकले और महाप्राण के मतलब है जिसको बोलते समय अधिक वायु निकले। जैसे आप याद कर 135 यारों में लव हो रहा है, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अंतःस्था का मतलब या रा लावा और इसके साथ सभी स्वर, ये हम रखते हैं अल्प श्रेणी के अल्प प्राण के अंतर्गत। और महाप्राण के अंतर्गत 2 4 प्लस सा खा सा हा, इसको रखते हैं महाप्राण के अंतर्गत, ठीक है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से रखते हैं? 135 यारों में लब हो रहा है, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, उसके बाद या रा लावा और सभी स्वर। इसके अलावा हम जो भी आता है वो महाप्राण के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि अलग अलग जाति से मिलकर बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छः किससे बनता मिलता है? आधा का प्लस सा से। इसी प्रकार त्र है, आधा ता प्लस रा से बनता है। ज्ञा की बात करें तो आधा जा प्लस या से बनता है। स्रा की बात करें तो आधा सा प्लस रा से बनता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्पर्शी संघर्षी। स्पर्श संघर्षी भी कह सकते हैं। तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत चे छ जा झा, इसको रखते हैं हम स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ण और उनका उच्चारण स्थान। जैसे क वर्ग आपको देखने का, तो क का उच्चारण क्या स्थान है? कंठ। च का क्या है? तालव्य। ट वर्ग का मूर्धन्य, त वर्ग का दंत और प वर्ग का क्या हो जाता है? ओष्ठ, ठीक है। और ए आए को क्या कहते हैं? कंठ तालव्य, क्योंकि ए किससे बनता है? हमने आगे पीछे चर्चा किया, ए जो है आ प्लस ई से बनता है, तो इसको आ होता है कंठ, ई होता है तालव्य। यहाँ देखिए आ होता है कंठ और ई होता है तालव्य, तो इस प्रकार से यहाँ पे ए आए कंठ तालव्य से बन जाते हैं। इसी प्रकार से ओ आओ की बात करें तो ओ और आओ ये कंठोष्ठ है, मतलब आ प्लस ऊ से मिलता है ओ, तो आ जो है कंठ है और ऊ जो है ये ओष्ठ है, तो कंठोष्ठ बन गया। इसी प्रकार आओ है तो ये भी जो है आए प्लस ओ से बनता है, ठीक है। आए प्लस ओ से बनता है, आ प्लस ओ से बनता है, आ प्लस ओ से बनता है। किससे बनता है? आ प्लस ओ से बनता है, तो आओ कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ से, ओके। उसके बाद हम चलते हैं वा को क्या कह देते हैं? दंतोष्ठ। वा को क्या कह देते हैं? दंतोष्ठ, ठीक है। वा को किसकी श्रेणी में रखते हैं? दंतोष्ठ की श्रेणी में। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या होते हैं? यहाँ पे आप दो भागों में बांटा गया, एक आगत स्वर और एक आगत व्यंजन। जब भी आपको इस प्रकार से मिले कहीं तो वो आगत स्वर की श्रेणी में आता है। और आगत व्यंजन में क्या आता है कि यहाँ पे का, खा, जा, फा, गा, ये क्या है? जो है यहाँ नुक्ता लगा हुआ, नुक्ता वाली बिंदी, तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं? आगत व्यंजन के अंतर्गत। और इनको हम अरबी फारसी ध्वनियाँ भी कह देते हैं। अरबी फारसी ध्वनियाँ कहते हैं या नवीन विकसित ध्वनियाँ भी कह देते हैं। अब इसके बाद में है कि वर्णों के उच्चारण स्थान का जो सही क्रम होता है वो सबसे पहले कंठ, तालव्य, मूर्धन और दंत और ओष्ठ, मतलब सबसे अंदर से कंठ आता है, फिर उसके बाद तालव्य, फिर मूर्धन, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ठीक है। अब हम बात करते हैं निरुनासिक और मौखिक स्वर के बाद। जिन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निरुनासिक कहते हैं। उन्हें आ, बड़ा आ, ई कहते, ठीक है। ये जो है निरुनासिक है। निरुनासिक का मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि नाक से नहीं, केवल मुख से। उसके बाद आता है अनुनासिक स्वर। उच्चारण मुंह के साथ साथ नाक से भी होता है, ठीक है। जैसे अन, आ, इन, ये सब जो हैं अनुनासिक स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है
वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बाद हम चलते हैं। बार बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या है? संतान, सकल, सचल, सक्षम, सकल, संतान, सचल, सक्षम, सकल, सचल, संतान, सक्षम, संतान, सकल, सक्षम। तो इसको आपको हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम में लिखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि संतान, संतान का वर्ण विच्छेद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सा है ये आधा है। क्यों? क्योंकि ऊपर इसकी आधा ना लगा हुआ, इसको हम बाद में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सा को जो पहले पढ़ते हैं वो अधूरा होता है, जो बाद में पढ़ते हैं वो पूरा होता है। तो यहाँ पे सा आधा है, ना भी आधा है, और ना के बाद हम आ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा जो पढ़ रहे हैं वो बाद में आ रहा है। उसके बाद ता यहाँ पे आधा है, यहाँ से हम स्वर को अलग करेंगे, और इसी प्रकार से ना में भी स्वर को अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार दो आधे आधे आते हैं, मतलब स्वर टाइप क्या रहे हैं, जिनसे जो है क्या किया गया है कि स्वर को अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है संतान सबसे पहले आ जाएगा। तो संतान सबसे पहले किसमें है? इसमें है और इसमें है। तो ये हमारे दो आंसर गलत हो गए। अब बात आती है, यहाँ पे सकल है, यहाँ पे सचल। सकल और सचल में हम देख लेते हैं, सकल और सकल दोनों में है, तो ये भी होगा। अब हम सचल और सक्षम में देख लेते हैं कौन पहले आएगा, सचल और सक्षम। तो सचल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सा है, यहाँ भी सा है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे चा है, यहाँ पे का। तो आप बताइए पहले क्या आता है? पहले का आता है कि पहले चा आता है? तो पहले का आता है, तो क्या होगा? पहले सक्षम आएगा। तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा डी इज़ द राइट आंसर हो जाता है। डी क्या है? सबसे सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिना देर किए, बिना समय गंवाए आप वर्णमाला का थोड़े ही समय में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं।